GOC1 में देखो भाई, हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोक्टेन, कार्बानाइन, ये 3 तो GOC1 में आएंगे। कार्बन नाइट्रेन के बारे में हम GOC2 में पढ़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी वो GOC1 में पढ़ते हैं। ठीक, और उससे भी पहले ये पढ़ेंगे कि ये बनेंगे कैसे। अब देखो, जब भी रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेगा वो 2 टाइप से टूटता है, एक तो होमोलिसिस, जब भी होमोलिसिस होगा कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा ऑर्गेनिक में, और जब भी हेट्रोलिसिस होगा तब कार्बोकेटाइन या कार्बानाइन बनता है। कैसे चेक करेंगे, अब देखो आपको यह पता होना चाहिए होमोलिसिस की कंडीशन क्या है। होमोलिसिस में मींस सिमेट्रिक बॉन्ड ब्रेकिंग, सिमेट्रिक यानी जिसका इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास जाएगा। ठीक, तो ये जैसे ये दिखा रखी, तो कंडीशन फॉर होमोलिसिस क्या क्या होती है बताओ। सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, थर्ड रिएक्ट अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल, फोर्थ कंडीशन क्या होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, फिफ्थ कंडीशन हाई टेम्परेचर, सिक्स्थ कंडीशन वेपर फेज। इन कंडीशंस में होमोलिसिस होता है, यानी किसी रिएक्शन में ये कंडीशन नजर आती है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हेट्रोलिसिस, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, या तो कार्बोक्टेन बनेगा या कार्बोनाइन बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, अटैकिंग रिएजेंट आयन हो जाए तब होगा, और ये जनरली लो टेम्परेचर की रिएक्शन होती है और एसिड बेस रिएक्शंस होती है, या एसिड बेस रिएक्शन में ऐसा होता है। कार्बन फ्री रेडिकल होमोलिसिस से बनता है। कार्बन फ्री रेडिकल जब भी बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्रायंगल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री या शेप होता है, और उसमें जो फ्री रेडिकल आएगा, अगर ये उसका प्लेन है, ये प्लेन में है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल इस परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में आएगा। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। जो ज्यादा अनस्टेबल हो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, सो इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज कार्बोकेटाइन, जब कार्बन हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और हेट्रोलिसिस होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री या शेप, और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, हाईली अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन कमी की वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद कार्बानाइन, इसमें क्या होता है भाई, अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बजाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, हेट्रोलिसिस के दौरान कार्बानाइन बनेगा, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, शेप इसका पिरामिडल, जिसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट होता है, हालांकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट फिर भी ये ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि कैटायन हो या एनायन या फ्री रेडिकल सारे ही अनस्टेबल होते हैं, न्यूट्रल स्टेबल होता है इनके कंपैरिजन में। तो ज्यादा स्टेबल अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और इसके पास एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो न्यूक्लियस पे होता है, सो इट वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये 4 फैक्टर पढ़ते हैं पूरी GOC1 में। तो इनमें से पहले 3 जो है दे आर परमानेंट इफेक्ट, व्हाइल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट बिकॉज इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बाकी 3 जो है इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, वो अपने आप मॉलिक्यूल में होते रहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ये आई इफेक्ट इसको बोलते हैं, कब होता है, जब 2 एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। और होता क्यों है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के लगते हैं, जिसकी वजह से उस पे डेल माइनस आएगा, और दूसरे एटम पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेल प्लस आ जाएगा। तो ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव क्या हो गया, ये इंड्यूस हो गया एक टाइप से, सो इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अपने आप हो रहा है, बाहर से कोई रिजेंट नहीं लगा, सो इट इज परमानेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। ठीक, तो 3 कार्बन के बाद, 3 एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। देखो डेल माइनस डेल प्लस, और कम डेल प्लस, और कम डेल प्लस, इसके बाद होगा ही। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का 0 है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर इसके बाद आती है प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनमें एनायन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर न्यूट्रल से ज्यादा होती है, और एनायन में भी कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH2 माइनस की सबसे ज्यादा, उससे कम NH माइनस की, उससे कम O माइनस की, और CEO माइनस की
COO माइनस की उससे कम हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। तो ये 4 पढ़ लेना एक बार बस। फिर इसके बाद टर्सरी कार्बन जो होता है उसका प्लस आई सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम प्राइमरी का, और उससे कम मिथाइल का। ये 4 पक्के याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे, यहाँ 2 लगे, यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा, तो ज्यादा मिथाइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई। और अगर आपको आइसोटोप्स दे दे तो CT3 का ज्यादा, उससे कम CT3 का, उससे कम CH3 का, हालांकि आएगा नहीं, आपको सिर्फ स्टार वाले याद रखने हैं। फिर आएगा माइनस आई सीरीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है कैटायन की ज्यादा, उससे कम पोलर पाई बॉन्ड वाले को, फिर न्यूट्रल की। कैटायन में NF3+ की सबसे ज्यादा, उससे कम NR3+ की, उससे कम NH3+ की। NH3+ की कम इसलिए हो जाती है इन कंपैरिजन टू NR3+, क्योंकि NH3+ का सोल्वेशन हो जाएगा, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा और ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जबकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका सोल्वेशन नहीं हो पाएगा और ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए NR3+ की ज्यादा होती है। तो ये 3 पढ़े। फिर इसके बाद उससे कम पोलर पाई बॉन्ड वालों में सबसे ज्यादा NO2 की, उससे कम साइनाइड की, उससे कम CHO की, उससे कम COOH की। देन उसके बाद हैलोजेंस की, हैलोजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग उससे कम OR की, उससे कम OH की। OH में फिर वही सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से OH की माइनस आई पावर कम होती है। देन कार्बन sp, फिर NH2, फिर कार्बन sp2 में फिनाइल और सबसे कम विनाइल। ध्यान कौन से रखने हैं? जिन पे सिर्फ स्टार लगा रखा है, यही बार बार आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन या अनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल, सबसे पहला फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये देखो ओनली कोई सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ स्टेबिलिटी कम। ठीक, और वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम तो सबसे ज्यादा स्टेबल। रूल 2, इफ रूल 1 फेल, तो चेक करेंगे रूल 2, उसमें क्या होता है? टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। और फिर रूल 1 और रूल 2 दोनों फेल हो जाए तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे ध्यान रखेंगे DNP रूल का, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उससे कम नंबर की, उससे कम पावर की। ठीक, तो अब देखो ये क्वेश्चंस कराए थे मैंने, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो प्लस आई वाले ज्यादा स्टेबल है, प्लस आई है 1, 4 एंड 6 में। तो 1, 4 और 6 में आप अब देखोगे डिस्टेंस नंबर पावर, तो सबका डिस्टेंस सेम है। अच्छा, पहले आपने ये तो देख लिया सब में sp2 कार्बोकटाइन है, प्राइमरी है। पहला और दूसरा रूल तो वैसे ही फेल हो गया, sp2 कार्बोकटाइन और सब जगह प्राइमरी। ठीक, फिर इसके बाद डिस्टेंस नंबर पावर में करोगे प्लस आई को, तो यहाँ पे डिस्टेंस सबका सेम है। फिर नंबर चेक करो, यहाँ पे नंबर 2 प्लस आई है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 4। फिर इन दोनों में नंबर सेम है, फर्स्ट और 6 में, तो कैसे करोगे? बोलो पावर से, तो प्लस आई पावर सबसे ज्यादा 1 वाले की होगी, क्योंकि वहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया, यहाँ 6 में मिथाइल, तो 1 ज्यादा स्टेबल होगा 6 से। उसके बाद बाकी सारे माइनस आई वाले हैं, तो माइनस आई वाले डिस्टेबलाइज करेंगे। तो जिनमें माइनस आई में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस किसमें कम है? यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनकी माइनस आई पावर ज्यादा, तो ये कम स्टेबल होंगे। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे, तो इसकी माइनस आई पावर कम, तो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो 5th वाला इन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इन तीनों में डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस सेम हो गया, नंबर देखो इसका माइनस आई पावर ज्यादा, क्योंकि दो माइनस आई ग्रुप लगे, नंबर हो गया ना ज्यादा, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। फिर इन दोनों में एक माइनस आई लगा है, फिर इसको पावर से करेंगे, तो माइनस आई पावर ज्यादा इसकी है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही दूसरा करना आपको। दूसरे में क्या है? सब में मैंने ना sp2 कार्बोकटाइन दे रखा, प्राइमरी दे रखा है, सब में डिस्टेंस नंबर सेम है, सिर्फ पावर से करना है। प्लस आई वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, प्लस आई वालों में पावर देख लो, फिर उसके बाद माइनस आई वालों में पावर देख लो, जैसे कि आपने सीरीज पढ़ी है। ठीक वैसे ही पहले की तरह ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बाकी चाहे सारे छोड़ दो। कर लोगे भाई? इतना सा है। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे। कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें CH3 CD3 CT3 लगा है, तो 3rd, 2nd, 1st आता ही नहीं एग्जाम में। ये वैसे ही है, ये प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल और ये माइनस आई वाले, इनमें डिस्टेंस ज्यादा, तो माइनस आई पावर कम, ज्यादा स्टेबल ये होंगे। इनमें ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि नंबर सेम है, पावर इसकी कम है। और इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर इसकी कम माइनस आई में। तो फिर नेक्स्ट ये भी, ये 3 माइनस आई, ये 4, पहला प्लस आई सबसे ज्यादा स्टेबल, ये 3 माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई पावर इसकी, सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा इसकी, ये ज्यादा स्टेबल इससे, और इन तीनों में इसकी सबसे कम माइनस आई, तो ये ज्यादा स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल 1। कर लोगे ऐसे। सेकंड एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन या एनायन। रूल 1 क्या है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा डिस्पर्स होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी एनायन की।
तो देखो F माइनस से ज्यादा Cl माइनस की, उससे ज्यादा Br माइनस की, उससे ज्यादा I माइनस की। और अगर साइज सेम हो जाए, एक ही पीरियड के एलिमेंट आ जाए, देन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाएंगे ग्रुप पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ती है। और ये कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रूल 2 फेल हो जाए कार्बन आयन के केस में, तो कार्बन आयन के केस में टर्सरी एनायन बहुत कम स्टेबल होता है, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा प्राइमरी और सबसे ज्यादा मिथाइल एनायन। क्योंकि टर्सरी में 3-3 प्लस आई लगे हैं, वैसे ही डिस्टेबलाइज कर देंगे एनायन को, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एनायन को, उसको देने की जरूरत नहीं है, उसके तो निकालो तब स्टेबल होगा वो। ठीक। चौथा फैक्टर क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे डीएनपी रूल दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस किए थे, जैसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये छांट लिया करो ये कॉमन क्या है, सब में ये कॉमन आ रहा है ना। तो आपका कार्बन आयन कॉमन है, कैसा कार्बन आयन? sp3 प्राइमरी है, तो रूल 1 रूल 2 फेल हो गए, सीधा रूल 3 भी फेल हो गया क्योंकि प्राइमरी एनायन। रूल 4 पे चलो, प्लस आई माइनस आई से, तो माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। इन चारों में माइनस आई लगा है, तो पहले उसमें डिस्टेंस देखो, इन तीनों में डिस्टेंस कम है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहां पे होगा। फिर उसके बाद नंबर देखो, यहाँ पे 2 माइनस आई लगे हैं, यहाँ पे एक लगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये करेंगे। फिर इन दोनों में डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर देखो, पावर किसकी ज्यादा? Cn की ज्यादा, तो Cn वाले से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा 5 से। फिर NO2 डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इन तीनों से कम रहेगा, तो ये इन तीनों से पीछे आ गया। ये दोनों प्लस आई है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई है। तो यहाँ पे तो वैसे है ना, ये अगर कॉमन माने तो यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं प्लस आई के फॉर्म में, वहां एक प्लस आई लगा, तो फर्स्ट वाला कम स्टेबल, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। ये हो गया एक ही क्वेश्चन में पीछे जो पढ़ा पूरा रिवाइज हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब जगह डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर से करना है। प्लस आई वाले डिस्टेबलाइज करेंगे, माइनस आई वाले स्टेबलाइज करेंगे। जिसकी माइनस आई की पावर सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये माइनस आई की पावर का ऑर्डर लिख दो, सबसे ज्यादा NO2 की, उससे कम Cn की, उससे कम CHO की, उससे कम Cl की, और उससे कम माइनस आई पावर होती है OCH3 की, उससे कम OH की, कार्बन sp और नाइट्रोजन में कार्बन sp की, और उससे कम NH2 की। तो यही ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का। और फिर प्लस आई, जो स्ट्रॉन्ग प्लस आई है वो सबसे कम स्टेबल, और जो कम प्लस आई है वो उससे ज्यादा स्टेबल। ऐसा ही इनमें करना है, डिस्टेंस और नंबर लगा कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें ये कार्बन sp3 एनायन, ऑक्सीजन एनायन, नाइट्रोजन एनायन, कार्बन sp एनायन। तो ऑक्सीजन का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन sp, फिर उससे कम अमोनिया, और सबसे कम कार्बन sp3। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। कभी भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, एक से ज्यादा एसिड दे के सबके H+ हटा दो, सबका H+ हटाने के बाद जिसका कंजुगेट एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और कंजुगेट एनायन को कौन स्टेबलाइज करेंगे? माइनस आई स्टेबलाइज करेगा और प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो Ka वैल्यू बढ़ता है, Pk वैल्यू घटता है, pH भी घटता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। सबका एनायन बना के देखा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा, कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये ध्यान रखना, सारे अल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट मिथेनॉल। ठीक, मिथेनॉल वाटर से ज्यादा और इथेनॉल पीछे चला गया। और इन सबसे ज्यादा फिनॉल क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, आगे सिखाऊंगा। फिर ये क्वेश्चन किए थे बेसिक, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इनमें सब में एनायन बना लो, यहाँ पे कार्बन sp बना दोनों में, लेकिन इसमें कार्बन sp में प्लस आई लगा तो ये कम स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। यहाँ कार्बन sp2 है, फिर कार्बन sp3 सबसे कम स्टेबल, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का एनायन, कार्बन sp का या नाइट्रोजन का, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये कम, फिर ये कम। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये कर रखे हैं, सबसे ज्यादा कौन होगा? H2O, OH माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम इथोक्साइड आयन। ठीक, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp3 की स्टेबिलिटी उससे कम। और इन दोनों में कार्बन sp2 है, लेकिन फिनाइल एनायन, ये इथीन के एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो यही ऑर्डर आ जाएगा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपने किए थे, सब में COOH कॉमन है, वहां पे हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, ये N प्रोपाइल। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। फिर इनमें देखो, यहाँ पे वो प्लस आई लगा, ये माइनस आई लगे हैं, तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम फिर ये वाला, और प्लस आई वाला सबसे कम एसिडिक। फिर इनमें देखो,
एसिडिक एसिड सबसे कम एसिडिक हो गया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस आई लगे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ये वाला है, फिर उससे कम Cl, उससे कम Br, उससे कम आयोडीन। ठीक, नेक्स्ट केस में एसिटिक एसिड सबसे वीक एसिडिक, फिर एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, जहां पे तीन क्लोरीन लगेंगे वहां पे देखो डिस्टेंस सबका सेम है, फिर नंबर तीन तीन क्लोरीन लगे, माइनस आई सबसे ज्यादा, तो उससे कम माइनस दो आई लगे, फिर माइनस एक आई लगा है, एक ही माइनस आई ग्रुप है और वो प्लस आई है, तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ 4 की सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड की, उससे कम सेकंड, फिर सबसे कम फर्स्ट। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है सबसे, इन दोनों में सेकंड पोजीशन पे माइनस आई लगा, इसमें थर्ड पे लगा, तो थर्ड पे माइनस आई कम लगेगा, सेकंड पे ज्यादा लगेगा, सेकंड में ज्यादा लगेगा Cl का, तो Cl वाला ज्यादा एसिडिक, Br वाला कम, और इन दोनों में भी Cl वाला ज्यादा एसिडिक, फिर Br वाला, ये पीछे चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन भी, ये तीनों ये भी ऐसे ही है दोनों क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। जो लास्ट वाला पेज है ना, यहां से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही जैसे मैंने पीछे समझाया। ये वाला ऑक्जेलिक एसिड में दो कार्बन का डाइओइक एसिड, मेलोनिक एसिड 3 कार्बन का डाइओइक एसिड, सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड 6 कार्बन का डाइओइक एसिड, तो एक COOH में एक H+ दे रहा है और दूसरा माइनस आई काम कर रहा है, तो जैसे जैसे बीच में कार्बन बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। ठीक, फिर आती है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी केबी वैल्यू ज्यादा, पीकेबी वैल्यू कम और पीएच वैल्यू ज्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। और वैसे प्लस आई माइनस आई से बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में। गैसियस मीडियम में अगर पूछा जाए, टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम अमोनिया। एक्वस मीडियम में अगर पूछा जाए, अगर मिथाइल ग्रुप है सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, उससे कम अमोनिया। और इथाइल अगर है सेकेंडरी सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी, उससे सबसे कम अमोनिया। ठीक, ये ध्यान रखना बस आपको। ठीक, कर लेंगे, ये एग्जाम में आता है। और कभी अगर मीडियम ना दे रखा हो तो क्या करेंगे, एक्वस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया का NH4+ कैटायन बनेगा, ये अमाइन का बनेगा, तो ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। जिसका कंजुगेट कैटायन ज्यादा स्टेबल, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक, तो ये वाला इसलिए अमाइंस अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। और गैसियस मीडियम में तो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम अमोनिया। नेक्स्ट, एक्वस मीडियम में 3 फैक्टर काम करते हैं पैरेलल। प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी को बेसिक बनाएगा, क्योंकि 3 प्लस आई ग्रुप है। सोल्वेशन इफेक्ट, जब इनका कंजुगेट कैटायन बनेगा, उसको वो वाटर में सोल्वेशन इफेक्ट के कारण स्टेबल होगा। तो जो आपका प्राइमरी का कंजुगेट कैटायन बनता है, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी का 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्सरी वाला एक ही बनाएगा। तो प्राइमरी का सोल्वेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। देखो इंडक्टिव प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी बेसिक हो रहा है, और जबकि सोल्वेशन इफेक्ट में उल्टा हो रहा है। ठीक, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस तीसरा फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो सोल्वेशन घटेगा और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और इनका रिजल्टेंट फिर आता है ओवरऑल रिजल्ट, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस का जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन के क्वेश्चन में अगर गैसियस मीडियम लिख रखा है, तो टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम अमोनिया। और एक्वस मीडियम लिख रखा है या मीडियम नहीं दिया है, तब भी हम एक्वस मीडियम कंसीडर करेंगे। अगर R आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, तो छोटा ग्रुप है, छोटा नंबर, ऐसे याद रखो 213 और अमोनिया पीछे, यानी सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और सबसे कम अमोनिया। और R अगर इथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है मिथाइल से, तो बड़ा नंबर 231, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। सेकेंडरी दोनों में आगे आया, अमोनिया दोनों में पीछे आया। ठीक, कैसे याद रखो, मिथाइल के लिए छोटे ग्रुप के लिए छोटा नंबर 213 और बड़े ग्रुप के लिए इथाइल के लिए बड़ा नंबर 231, मैं ऐसे याद करता हूं। और इनको 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं एसिड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को एक्वस मीडियम में, इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एनसीईआरटी में, इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। समझ आया कि नहीं आप? ठीक, कर लोगे। और एक ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। पहला दे दिया इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा दे दिया सोल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर कुछ और लिख दिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना,
कंजुगेशन इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या लिख के दे दे, तो आप क्या करोगे, ये 3 फैक्टर को ध्यान रखना है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी में आज आप जो इंडक्टिव फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, सिर्फ वो पढ़ लो। सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पढ़े क्या क्लास 12 के एनसीईआरटी से? अभी मत पढ़ो, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना, ठीक है भाई। रेजोनेंस क्या है? जब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना लिया, जिसके बेस पे हम बेंजीन का जो रियल मॉलिक्यूल आता है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल को तो कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो उससे पहले स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो ये एवरेज स्ट्रक्चर होता है सभी स्ट्रक्चर का, और ये मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। जो आपके कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। और ये स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनता है? कितना कंट्रीब्यूशन होगा उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, जो कम स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में उस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना होता है, स्टेबल करता मॉलिक्यूल को, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, और अपने आप हो रहा है, सो इट इज परमानेंट इफेक्ट। और रेजोनेंस शो करने के लिए मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, जैसे आपका बेंजीन रिंग में सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, ये बोलेंगे नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रेजोनेंस इन एनसीईआरटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है आज का। इसमें पहला पॉइंट क्या है? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, उसकी एनर्जी जो होती है वो अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमेशा कम होगी। और जो आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है उसकी एनर्जी और लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग जो जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है, उनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोवेस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और सिंपली रेजोनेंस एनर्जी। और मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। जितने ज्यादा स्टेबिलिटी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या है? ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल रेजोनेंस से, और रेजोनेंस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता कि एक फॉर्म तो थोड़ी कुछ टाइम के लिए एक फॉर्म तो वो एक कुछ टाइम के लिए मॉलिक्यूल वन फॉर्म में है और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मॉलिक्यूल दूसरी फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी, थियोरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH। थियोरेटिकल जैसे ये दे दिया आपने, एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन 3 का करना तो उसको 3 से गुणा कर दी, ये थियोरेटिकल आ गई। वैल्यू जो दी होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी। थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल कर दो, आपका क्या आ जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें मेन फोकस करना आपको कंजुगेटेड सिस्टम पे, जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ कंजुगेशन 7 टाइप का होता है। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक, इसके बाद रूल्स क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के? कभी भी एटम या न्यूक्लियाई अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता। मूव कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, ओड इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेट चार्ज क्या रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे? सेम रहता है, ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ओड इलेक्ट्रॉन, वो चाहे आपके ओड इलेक्ट्रॉन है, चाहे लोन पेयर की फॉर्म में, चाहे नेगेटिव चार्ज है या पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, या जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोशिश करते हैं कि लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाए, अपनी यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। जैसे इसमें देखा CH2 पे प्लस, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ आपने पाई बॉन्ड को मूव कराया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसका ऑक्टेट आपने इनकम्प्लीट कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर बनाना आगे देखे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव और बीच में पाई बॉन्ड, उल्टा मूव करा दो वापस वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पॉजिटिव आया वहां डेल पॉजिटिव, जहां नेगेटिव आया डेल नेगेटिव, और जहां डबल बॉन्ड मूव किया वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। तो सभी का ऐसे दिखा रखा है, नेगेटिव चार्ज से पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, लोन पेयर से पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, फिर
ओड इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन आके पाई बॉन्ड बना लेंगे, उस पे ओड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस टाइप से। पाई इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा हमेशा, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। और सातवां छोड़ दो, वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये फिनोल है, फिनोल का लोन पेयर यहां बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर आया, पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे बेंजीन में मूव करता रहेगा, ऐसे मूव करा दो। ऐसे ही इन दोनों के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में है, अगर आपसे घर पे नहीं बना एनसीईआरटी में बना के देख लेना, ठीक। अब ये पोलर पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन पे जो मूव करता रहता है, ऐसे ये मूव करता रहेगा बेंजीन रिंग में। तो ये हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोबेंजीन वाला भी आपकी एनसीईआरटी में बना लेना। अब देखो दोनों में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ, इसका मतलब बेंजीन में रेजोनेंस हमेशा ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। ये आपका कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, एक पे पाई इलेक्ट्रॉन, दो पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, इसमें फिर ये इधर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, एक पाई इलेक्ट्रॉन दो नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। तो तीनों में क्या आ रहा है, दो पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पाई बॉन्ड, तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे, सो दे आर कॉल्ड इक्वल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमेशा नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके 3 बनेंगे, एसीटेट आयन के 2 बनेंगे। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करता? भाई देख लो, इसमें तो कोई कंजुगेशन ही नहीं है, और इसमें आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए, और इसमें बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें देखो कोई कंजुगेशन नहीं है, इसमें भी कंजुगेशन नहीं है, इसमें लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन है, थर्ड वाला शो करेगा। इसमें पूछा कौन शो नहीं करेगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये तो शो कर जाएंगे, यहाँ पे ये वाला शो नहीं करेगा, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये लोकलाइज एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आपसे पूछा है। सिंपल एक चीज पहचानो, जो कंजुगेशन में है वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, और वो डीलोकलाइज कहलाएगा। जो कंजुगेशन में नहीं है वो लोकलाइज। एक ध्यान रखना, पिरिडिन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता है। क्यों? कुछ बच्चे बोलते हैं क्योंकि सर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन से बाहर है। बाहर का मतलब नहीं है, क्योंकि बेंजीन के जो पी ऑर्बिटल्स है, ये जो पी ऑर्बिटल है कार्बन और नाइट्रोजन के 6, इनके जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो सेम प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए रेजोनेंस कर रहे हैं। जबकि ये तो इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है बेंजीन रिंग का या पिरिडिन का, और ये पी ऑर्बिटल ये रेजोनेंस कर रहे हैं इनके पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस प्लेन में आएगा। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सेम प्लेन में आ जाएगा जिसमें ये है रिंग, ऐसे यहां आ जाएगा। और ये वाले कर रहे हैं रेजोनेंस, तो परपेंडिकुलर होगा इसलिए नहीं कर रहा। तो ऐसे चेक कर लोगे सबका, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें है ना 4 रूल ध्यान रखने हैं। पहला, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज या पोलराइज से। और फिर उसके बाद एक से ज्यादा चार्ज स्ट्रक्चर है, उसमें क्या देखोगे, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। उससे भी डिसाइड न कर पाए, तीसरा फैक्टर अप्लाई करो, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज जहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। उससे भी सोल्व ना हो, चौथे रूल पे आओ। अगर प्लस, दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, अगर वो पास आएंगे आपस में रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, और उनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तो वो दूर जाएंगे, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस जितना पास आएंगे, चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा, उतना अट्रैक्शन उतनी स्टेबिलिटी, और चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा अपोजिट चार्ज में, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चंस करा रखे, देखो सबसे पहले ये स्टेबल हो गया, क्यों हुआ ये स्टेबल, न्यूट्रल है। फिर इन तीनों में देखा ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 1 के बाद थर्ड, और सेकंड और फोर्थ में दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, जबकि इसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फोर्थ से। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 और 5th न्यूट्रल है, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज का डिस्टेंस कम है अपोजिट चार्ज का, तो सेकंड और फोर्थ आ गया, और थर्ड इनसे कम स्टेबल हो जाएगा। सेकंड फोर्थ इक्वली स्टेबल है क्योंकि डिस्टेंस चार्ज सेपरेशन में सेम है। फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये न्यूट्रल पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, अब इन दोनों में है ना ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, दोनों में सेम है। फिर चौथा फैक्टर लगाया, अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्ड वाला सेकंड से ज्यादा स्टेबल। तो इसी टाइप से सारे करने के एनसीईआरटी वाला एग्जांपल और देख लो। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, और इन दोनों में कैसे कंपेयर किया था,
यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कम स्टेबल होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो थर्ड वाला कम स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। अब इसमें न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है, इसमें ये ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि दोनों चार्ज स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दोनों में सेकंड ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। फिर एक क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी का, फिनोल लेस स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन से, क्यों? क्योंकि फिनोल में जब रेजोनेंस होता है तो चार्ज आ जाता है उस पे, और चार्ज जब आता है तो रेजोनेंस के कारण चार्ज सेपरेशन बढ़ जाता है, तो अपोजिट चार्जेज में चार्ज सेपरेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, बोलो, स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो ये रेजोनेंस के कारण कम स्टेबल होता है। जबकि फिनोक्साइड आयन में ओनली नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रेजोनेंस दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट उसे कहते हैं जो ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, दे आर कॉल्ड प्लस एम या प्लस आर ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएंगे। प्लस आर प्लस एम में क्या होता है, एनायन का ज्यादा, लोन पेयर कंटेनिंग का कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा CH2 माइनस का, उससे कम NH माइनस का, उससे कम O माइनस का, फिर NH2 का, उससे कम NHR का, उससे कम NR2 का, उससे कम OH का, उससे कम OR का, उससे कम NHCOR का, और उससे कम OCOR का, ये ध्यान रखना, लास्ट वाला बेसिक छोड़ दो, ठीक। फिर नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस आर माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इनके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है या पोलर पाई बॉन्ड होता है, वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, इसलिए बेंजीन रिंग मेटा पोजीशन से अटैक करेगी। तो माइनस आर माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप कौन सा है, NO2, उससे वीक CN, उससे वीक CHO, उससे वीक COR, उससे वीक एनहाइड्राइड को बेसिक हटा दो, उससे वीक COOH, उससे वीक CONH2, बस ये करने हैं आपको, ठीक। और लास्ट में इनमें यहाँ पे ये हेलोजन आया था, हेलोजन को ध्यान रखना, मैंने बोल दिया याद मत करना, ये हटा दो आप माइनस एम वाला, C ट्रिपल बॉन्ड CH। वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, अब ऐसे ग्रुप जो प्लस एम का भी काम करेंगे, माइनस एम का भी, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप ऐसा आ रहा है जिसके पास लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो वो लोन पेयर के कारण प्लस एम का काम, वैकेंट ऑर्बिटल के कारण माइनस एम का काम। कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास लोन पेयर पोलर पाई बॉन्ड है, लोन पेयर के कारण प्लस एम, पोलर पाई बॉन्ड के कारण माइनस एम। और यहाँ पे ये देखो फिनाइल और विनाइल दोनों का काम करेंगे, फिनाइल के प्लस एम ग्रुप लगाओ, फिनाइल माइनस एम हो जाएगा, फिनाइल के माइनस एम ग्रुप लगाओ, फिनाइल प्लस एम हो जाएगा, सिमिलरली विनाइल कर दोगे। फिर है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, क्या है, हमेशा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन हैलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, मतलब प्लस एम का भी काम करते हैं और माइनस आई भी काम करते हैं। नेट रिजल्ट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे। किसका काम करते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, इतना ध्यान रखो, ज्यादा ज्यादा याद रख लो, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस में फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है, सॉरी, ठीक। फिर जब CO माइनस ग्रुप जुड़ा है बेंजीन से, तो प्लस आई का भी काम करता है, माइनस एम का भी काम करता है, लेकिन माइनस एम का काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होने से ये रिपल्सन आने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाती है, तो प्लस आई का काम करेगा, ऐसा बोलेंगे। एप्लीकेशन इसकी 4 होती है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आज हमने स्टार्ट की है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको यानी प्लस एम प्लस आई स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस एम माइनस आई डिस्टेबलाइज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे फ्री रेडिकल देखा, जितना ज्यादा रेजोनेंस, 3 प्लस एम ग्रुप लगे सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 प्लस एम ग्रुप उससे कम स्टेबल, सबसे कम हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला केस, यहाँ पे प्लस आई, लास्ट में माइनस आई, और इन तीनों में रेजोनेंस, सबसे ज्यादा रेजोनेंस 4 में, तो 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 3 वाला, उससे कम 2 वाला, फिर प्लस आई वाला, सबसे कम माइनस आई वाला। सेम ये ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें ना NH2 ऑर्थो पैरा तो प्लस एम का काम करेगा, लेकिन मेटा पे माइनस आई का काम करेगा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, और यहाँ पे ओनली बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे प्लस एम वाले। अब प्लस एम वालों में ऑर्थो और पैरा पे सेम लगेगा, तो क्या करोगे, NH2 में अब इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे, क्योंकि प्लस एम तो सेम लग रहा है, तो ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू पैरा, तो ऑर्थो वाला कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू पैरा, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल ये वाला, और माइनस आई वाला सबसे कम स्टेबल। सेम कॉन्सेप्ट NO2 वाले में है, NO2 माइनस आई है, हालांकि इतना भी क्वेश्चन नहीं आता थर्ड फोर्थ जिस पे इतना मैंने कराया है, ठीक। नेक्स्ट, ये ग्रुप लगा दिया
ऑर्थो पैरा में देखो कहीं पे प्लस एम, कहीं पे माइनस एम, कहीं पे माइनस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे प्लस एम वाले। प्लस एम वालों में NH2 का प्लस एम सबसे ज्यादा, उससे कम OH का, उससे कम जहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा, और फिर उससे कम हो जाएंगे माइनस आई वाले। माइनस आई वालों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर Cl की ज्यादा है, इसलिए वो फ्लोरीन वाले केस से कम स्टेबल होगा। इन दोनों में NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस एम है तो ये कम स्टेबल होगा, CHO वाला उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और फिर ये देखो मेटा पे सारे माइनस आई काम कर रहे हैं, जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा वो कार्बोक्टेन को कम स्टेबलाइज करेगा। और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे NH का लोन पेयर, ये आ गए, वो वहां पे रेजोनेंस है, यहाँ पे माइनस आई और यहाँ पे प्लस आई हो गया, तो प्लस एम वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, और प्लस एम नाइट्रोजन का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम फर्स्ट, फिर ये फिफ्थ वाला, और इन दोनों में माइनस आई ऑक्सीजन का ज्यादा, इसलिए वो कम स्टेबल, और NH का माइनस आई कम, वो ज्यादा स्टेबल। कर लोगे ऐसे। सेकंड एप्लीकेशन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितना रेजोनेंस होगा ना एनायन का नेगेटिव चार्ज उतना डिस्पर्स होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिस्टेबलाइज करेगा, तो माइनस एम माइनस आई स्टेबलाइज करेंगे, प्लस एम प्लस आई डिस्टेबलाइज करेंगे। तो पहले में देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट। फिर नेक्स्ट केस में देखो पहले में रेजोनेंस ही नहीं है, दूसरे तीसरे में रेजोनेंस है, लेकिन दूसरे में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तीसरे में नॉर्मल रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल, थर्ड उससे कम, फर्स्ट उससे भी कम। फिर इसके बाद ये तीनों एनायन कार्बन के एनायन बन रहे हैं भाई, सब में देखो मैंने ना एनायन सेम ले रखे हैं, यहाँ पे किसी का साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसकी बात भी नहीं करेंगे, तो सीधा आप ये दो इफेक्ट लगा के कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो कार्बन का कार्बन का कार्बन का, इसमें दो साइड माइनस एम लगे, इसमें एक साइड माइनस एम, इसमें एक साइड माइनस एम, साथ में प्लस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 वाला। और फिर इन दोनों माइनस एम वालों में ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसको प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ऑर्थो पे माइनस एम, NO2 मेटा पे पैरा पे, और ये सिंपल, तो यहां माइनस एम, ये माइनस आई माइनस एम, तो ये सबसे कम स्टेबल, इससे ज्यादा माइनस आई वाला, माइनस एम वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। ऑर्थो और पैरा में माइनस एम सेम लगेगा, तो फिर इंडक्टिव से करते हैं, ये माइनस आई, ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पैरा, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम पैरा वाला, फिर मेटा वाला, और ये फिनोक्साइड आयन। फिर ये वाले सारे फिनोक्साइड आयन है, ऑर्थो पैरा पोर्शन पे अलग ग्रुप लगा रखे हैं, तो जहां स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, NO2 वाला, उससे कम CHO वाला, फिर माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। प्लस एम वाले सबसे कम स्टेबल होंगे, उनसे ज्यादा स्टेबल तो फिनोक्साइड आयन भी होगा। फिर इन दोनों में NH2 वाला सबसे कम स्टेबल, क्योंकि उसका प्लस एम ज्यादा है, OH वाला उससे ज्यादा स्टेबल। फिर ये वाले देखो, ये क्वेश्चन IIT एडवांस लेवल है, इनमें CH2 माइनस है सब में, तो यहाँ COOH, ये CONH2, ये एनहाइड्राइड, वहां पे कीटोन, कीटोन का माइनस एम सबसे ज्यादा होता है, उससे कम एनहाइड्राइड का, उससे कम एसिड का, उससे कम अमाइड का, आ गया वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर करते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, कंजुगेट एनायन बनाओ H+ हटा के, जो ज्यादा स्टेबल उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी, K वैल्यू बढ़ी, pK घटी, pH घटी। ये देखो इथेनॉल, वाटर, मिथेनॉल, फिनॉल, मैंने बताया था ना आपको, सबसे ज्यादा फिनॉल, उससे कम मिथेनॉल, उससे कम वाटर, उससे कम इथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। फिर इसके बाद याद करना है, एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेंजोइक एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग होता है फॉर्मिक एसिड, याद कर लो। नेक्स्ट ये अल्कोहल, ये फिनॉल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड उससे भी ज्यादा सल्फोनिक एसिड, क्योंकि तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है सल्फोनिक में, कार्बोक्सिलिक में 2 और फिनोक्साइड आयन में नॉर्मल रेजोनेंस है। नेक्स्ट ये वाला भी पीछे वाला क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल, अमोनिया, ये आपके एसिटाइलिन, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों आगे आएंगे। इन दोनों में फिनोक्साइड एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो 2 सबसे ज्यादा, उससे कम 1। इन दोनों में कार्बन sp ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन sp3 से, ठीक। फिर ये सारे बेंजोइक एसिड दे रखे हैं, ऑर्थो पे जहां पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जहां पे प्लस एम लगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम, फिर उससे कम साइनाइड, फिर उससे कम CH, उससे कम COOH, उससे कम बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, और इन दोनों में सबसे कम हो जाएगी NH2 की, स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, उससे ज्यादा OH वालेगी। 6 की सबसे कम, उससे ज्यादा 5 की, उससे ज्यादा 7 की, उससे ज्यादा 4th की, उससे ज्यादा 2nd की, उससे ज्यादा 3rd की, उससे ज्यादा 1st की। फिर इसमें देखो मेटा पोर्शन पे ग्रुप लगा रखे हैं, मेटा पोर्शन में कभी रेजोनेंस होता ही नहीं, सारे माइनस आई काम करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई NO2, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे वीक CN, उससे वीक Cl, उससे वीक OH, उससे वीक NH, आ जाएंगे ऑर्डर ऐसे। नेक्स्ट ये देखो
ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होंगे? देखो यहां पे इन तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें नहीं। सबसे वीक एसिड हो गया 4 वाला, उससे ज्यादा -I वाला। अब मैं ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे -M, तो -M दोनों में जब कंपेयर करोगे सेम लगेगा। फिर इसके बाद -I नहीं देखना है यहाँ पे आपको। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसकी एसिडिक सेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ऑर्थो वाला कम, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक। पीके वैल्यू का ऑर्डर उल्टा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वेपर प्रेशर वोलेटिलिटी पैरा की कम हो जाएगी जो कि बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स होती है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 3 -M लगे, यहाँ 2 लगे, यहाँ पे 1, वहां पे कुछ लगा, तो फोर्थ की सबसे ज्यादा एसिडिक सेंस उससे कम, थर्ड की उससे कम, सेकंड उससे कम 1। फिर सेम क्वेश्चन ये है, इसमें फिनोल दे रखा हर जगह, और पैरा पे आपको -M, -I या +M ग्रुप दे रखे हैं। ध्यान देना ये COOH है ना, इसको फिनोल मत बोलना, इसको बेंजोइक एसिड बोलना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। बाकी में फिनोल देगा अपना H+, तो इसके बाद 4 के बाद फर्स्ट वाला NO2 वाला, उससे कम CHO वाला, उससे कम Cl वाला, फिर उससे कम फिनोल, उससे कम ये +M, और ये स्ट्रॉन्ग +M सबसे वीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऐसे, इनके NH+ हटा के एनायन बना लो, यहाँ 3 -M, यहाँ 2 -M, ये -M, थर्ड सेकंड 1, ये आ जाएगा एसिडिक सेंस का ऑर्डर। सेम ये है, एनायन बनाया, एनायन बनाया, एनायन बनाया, अल्फा बीटा गामा पे, यहाँ पे 2 साइड रेजोनेंस, यहाँ पे एक साइड, वहां पे है नहीं, तो अल्फा सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। सेम ऐसी क्वेश्चन ये है, इसमें 2 रेजोनेंस, इसमें एक साइड रेजोनेंस, एक साइड रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। 4 सबसे कम एसिडिक, सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक, डबल रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड में एक रेजोनेंस है -M का, लेकिन ये +I से फोर्थ वाला थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाएगा, नहीं सॉरी थर्ड वाला फर्स्ट से थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा। इनमें इधर -M से स्टेबल है नायन, इधर +M से डिस्टेबलाइज, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो +M वाला सबसे कम स्टेबल, A वाला उससे ज्यादा, B वाला और सबसे ज्यादा C वाला, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट ये आपका NCERT का है, NCERT कहती है CF3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उससे कम CCl3, उससे कम CHCl2, उससे कम NO2, उससे कम CN, उससे कम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनाइल, यहां से लेके यहां तक देखो आयोडीन तक, यही ऑर्डर आ जाएगा COOH के जो ग्रुप लगे हैं। ठीक, एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव सारे। फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड, उससे कम 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, उससे कम बेंजोइक एसिड, उससे कम ये बेंजोइक एसिड थोड़ा दूर चला गया, -I और कम हो जाएगा, और एसिटिक एसिड में +I, और ये और बड़ा +I प्रोपेनोइक एसिड में, तो ये सबसे वीक एसिड। इससे ज्यादा एसिडिक एसिटिक एसिड, ये 2 फिनाइलिथेनोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, फिर उससे वीक स्ट्रॉन्ग क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, और उससे भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड। ये नीचे वाला लाइन का थोड़ा ध्यान रखना, और जब भी फिनाइल या विनाइल ग्रुप लगे होंगे वो -I या काम करेंगे, ये NCERT में लिखा है, उनका कार्बन sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये +M ग्रुप है, यहाँ पे यहां कुछ नहीं लगा, यहां -M वाला ज्यादा एसिडिक, उससे कम 0 वाला, और +M वाला सबसे कम। पीके वैल्यूज का ऑर्डर उल्टा। एग्जामिनर यहां से आपसे मेजदा कॉलम पूछ सकता है, इनके नाम लिख देगा लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या लिख देगा, पीके वैल्यू कर लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑर्थो इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी याद रखना चाहो, कभी भी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन में इनमें से कोई बल्कि ग्रुप आ जाए ना, तो वो ऑर्थो आइसोमर अपने पैरा या मेटा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक हो जाता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, ये बाहर चला जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिसके कारण इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और बेंजीन का +M नहीं काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो स्टेबल एनायन बन जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बोलो कोई डाउट? सुनो मेरी बात, इधर सुनो। बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, बेस जो लोन पेयर डोनेट करे। कौन लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा, जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, +M+I लगे होंगे, और जिसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे -M-I, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रेजोनेंस, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। और लोकलाइज लोन पेयर जो है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज लोन पेयर से ज्यादा होती है, और डीलोकलाइज की एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व लोन पेयर से ज्यादा होती है। और कभी नाइट्रोजन के लोन पेयर दे दिए, एक नाइट्रोजन sp, sp2, sp3, sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 की, सबसे कम sp की। फिर ये तो मैंने आपको फिनोमेना समझाया था, बस सीधा याद रखो, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी kb वैल्यू ज्यादा, pkb वैल्यू कम, उसकी POH कम, pH ज्यादा। सही है। नेक्स्ट
इसके बाद आपने यहां पे ये सीखा व्हाई अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइन एंड अमोनिया। देखो अल्काइल अमाइन और अमोनिया में लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जबकि अराइल अमाइन में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये पहला रीजन हो गया जिसके कारण अराइल अमाइन कम बेसिक होते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा हो गया अल्काइल अमाइन, उससे कम अमोनिया और उससे कम एनिलीन। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, एक रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप बेस का H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसका प्रोटोनेशन होगा, कंजुगेट कैटायन बनेगा। कंजुगेट कैटायन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो एनिलीन में जब हमने कंजुगेट कैटायन बना के देखा एनिलीनियम आयन, तो एनिलीन के तो बन रहे थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि कंजुगेट कैटायन यानी एनिलीनियम आयन के बने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एनिलीन इसको H+ को लोन पेयर देके एनिलीनियम आयन क्यों बनाना चाहेगा जिसमें 2 ही रेजोनेंस हो रहे हैं? तो पहले ऑलरेडी स्टेबल है 5 रेजोनेंस के साथ, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड नहीं जाता, यानी एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा रीजन ये है, एनसीईआरटी में लिखा। तो दोनों रीजन समझ में आगे कर दोगे। नेक्स्ट, इसके बाद अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पहला देखो, फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो लोकलाइज है, दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यहां पे प्लस आई, यहां पे कार्बन sp2 होने के कारण माइनस आई, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिफ्थ की उससे कम। इन तीनों में डीलोकलाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा इसकी क्योंकि कम डीलोकलाइजेशन, उससे कम इसकी, और इस सबसे कम इसकी हो जाएगी क्योंकि ज्यादा डीलोकलाइजेशन। फिर इनमें देखो लोकलाइज, डीलोकलाइज, लोकलाइज, लोकलाइज। तो डीलोकलाइज जो है सेकंड वाला एनिलीन की सबसे कम। फिर इन तीनों में वो नाइट्रोजन sp3, ये भी sp3, ये sp2 वाले ही कम हो गए sp3 वालों से। फिर 1 और थर्ड में वो प्लस आई, फिनाइल ग्रुप तो फिर भी माइनस आई काम करता है, 1 की ज्यादा हो जाएगी 3 से। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में ये मैंने एनिलीन दे रखा है, -m और +m ग्रुप लगा रखे हैं, तो +m वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और -i या -m घटाएंगे, सही। और नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन करा दिया, फिर दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +m, -m, 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 -i। तो सबसे ज्यादा बेसिक +m वाला थर्ड, उससे कम +i या +h का काम करेगा मिथाइल ग्रुप सेकंड वाला। +h मैं आपको आगे सिखाऊंगा एक लेक्चर छोड़ के। और ये फिर 1 वाला। अब इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये है, तो सबसे ज्यादा बेसिक इन लास्ट के 5 में 8वां हो गया। अब इनमें देखो NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सबसे पीछे गया। दूसरा नंबर आता है किसका? SO3H का, वो इससे ज्यादा बेसिक। फिर CWH, थोड़ा CHO ज्यादा बेसिक, और CWH, सॉरी CHO पहले आएगा, CWH, हाँ CHO माइन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा, इसलिए वो कम बेसिक, और CWH वाला ज्यादा बेसिक। ठीक, ये ऑर्डर लिखवा रखा है यार -m का, ये देख लो। फिर ये क्या करा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनिलीन, पैराटोलिन, पैरानाइट्रोटोलिन, ये सबसे कम बेसिक, एनिलीन ज्यादा बेसिक, और सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। और पीके भी वैल्यू उल्टा ऑर्डर। ये एनसीईआरटी में लिखा मिथाइल और मिथोक्सी, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन बढ़ाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2, SO3H, CWH, X ये घटाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एनसीईआरटी में लिखा है। नेक्स्ट, ये वाला छोड़ दो बेशक आप, इसमें बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज, तो लोकलाइज ज्यादा बेसिक। इन तीनों में यहाँ पे जब प्रोटोनेशन करोगे, इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 2, इसका तो एक ही रहता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका हो गया प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट, ये ज्यादा बेसिक, 1 वाला, फिर उससे कम 2, उससे कम 3। गोनाडिन मोस्ट बेसिक होता है, IIT ने पूछा था। नेक्स्ट, इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, भाई अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं, उससे कम अमोनिया, उससे कम एनिलीन। एक मिस्टेक कर सकते हो, ये यहाँ पे गलती हो सकती है बच्चों से, इसमें देखो दोनों लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज होने के साथ साथ यहाँ पे ये बच्चे सोचेंगे -i लगा तो ये कम बेसिक हो, नहीं। आप ये देखो, ये अल्काइल अमाइन है, ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा, बस ये ध्यान रखो। फिर इसके बाद ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस मीडियम, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे कम अमोनिया। अगर एक्वस मीडियम है, अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, यानी छोटा ग्रुप है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम टर्सरी, और सबसे कम अमोनिया। अगर इथाइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम अमोनिया। ध्यान रखो, 3 फैक्टर काम करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम में, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, बस ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। देखो एनिलीन, ये N मिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये फिनाइल मिथेनामाइन, तो वो लोकलाइज है, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। ये तीनों डीलोकलाइज है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। टर्सरी वाला ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी हो जाएगा। पीकेबी वैल्यू इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक, बस ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना।
इसका ध्यान रखना। बाकी ये जो क्वेश्चन कराए ना मैंने आपको एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले पेज पे आपके हो गए हैं। आप चाहो तो घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी से करो या यहां से कर दो, ओनली कर लोगे ये वाले क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी, कोई कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा? 4 कंडीशन है। सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, पूरी साइकिल पे रेजोनेंस होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, अगर वो 4n+2 इक्वल टू के इक्वल टू करने पे अगर वहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन होल नंबर आ रही है, देन कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो ये कंडीशन ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर यहीं पे साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, और जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, यानी 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करने पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ रही है, देन दैट इज नेचुरल नंबर, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ रहे हैं लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। एंटी एरोमेटिक में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ रहे हैं बट 4 के मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, ये डिफरेंस है। और इनमें से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए देन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक उससे कम, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रखे हैं, इसमें हर क्वेश्चन में आपको चेक करना होता है। जैसे इसमें देखो ये sp3 हो गया, एक कार्बन प्लेनर नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें साइक्लिक प्लेनर रेजोनेंस हो रहा है इंटायर साइकिल वेव, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4n+2 इक्वल टू 2 वाला लगेगा, n इक्वल टू 0 एरोमेटिक आ गया। अब इसमें देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का मल्टीपल है, 4n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 1, एंटी एरोमेटिक वाला लग गया। तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चेक करना है। किसी में अगर डाउट हो आप दोबारा बोलो, मैं वो वाला रिपीट कर देता हूं, कर लोगे हर क्वेश्चन का चेक। इसका भी चेक करो, इसमें sp3 नॉन प्लेनर हो गया, यहाँ पे तीनों कंडीशन होने के बाद इसमें 4n+2 इक्वल टू 2 वाला एप्लीकेबल है, एरोमेटिक आ गया। यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू 6 n इक्वल टू 1 आ गया, एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। सारे ऐसे ही है। ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 कार्बन है, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये एरोमेटिक बनेगा, बेंजीन एरोमेटिक है। पिरिडिन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक, तो पिरिडिन भी एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पायरोल में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरोमेटिक हो जाएगा। फ्यूरान और थाइफिन में 2-2 लोन पेयर है ऑक्सीजन और सल्फर के पास, लेकिन दोनों एरोमेटिक है क्योंकि 2 लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 1 लोन पेयर करेगा। 1 लोन पेयर 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6-6 हो गए दोनों में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन एरोमेटिक हो गया। ट्रोपिलियम आयन में 4n+2 इक्वल टू 6 आ रहा है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये नॉन बेंजोइड एरोमेटिक सब्सटेंस है। और ये वाला ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, यहाँ पे ये नॉन प्लेनर होता है, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक, और इसके बाद ये भी नॉन एरोमेटिक है, इसमें ये प्लेनर नहीं है। ये वाला नेप्थलीन है, नेप्थलीन का ये एक स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा ये बनता है। इसमें बस पोजीशन चेंज हो रही है पाई बॉन्ड की, ये पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं एक टाइप से एक दूसरे के। तो 1 और 2 दोनों नेप्थलीन के स्ट्रक्चर है, बट 2 ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, क्योंकि इसमें 2 बेंजोइड रिंग है। ठीक, 2 बेंजीन रिंग बन रही है। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4n+2 इक्वल टू 10 करने पे n इक्वल टू 2 आएगा। ये एंथ्रासिन, ये फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन के 2 स्ट्रक्चर बने, ये फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है। इनमें सब में क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 इक्वल टू 14 करने पे n इक्वल टू 3 आ जाएगा। कर लोगे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे सारे एरोमेटिक है। इसमें 3-3 बेंजीन रिंग, इसमें 2, इसमें 1, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 वाला, उससे कम 2, उससे कम 1 वाला। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक हो गया, तो ये सही टूट रहा है, ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा पोलर पाई बॉन्ड। इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में है ट्रोपोन। ट्रोपोन का पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होता है, 100% पोलर होता है, क्योंकि ये जो बना ना, ये रिंग जो बनी पोलरिटी के कारण क्या हो गई, एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये नीचे वाले सिलेबस में नहीं है, इनको छोड़ देना। फिर इसके बाद आता है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले इनऑर्गेनिक फैक्टर होते हैं, फिर ऑर्गेनिक फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर केमिस्ट्री में चेक करना साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑर्गेनिक फैक्टर आएंगे, पहला एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन, इन तीनों में देखो ये एरोमेटिक, ये नॉर्मल रेजोनेंस। तो नॉर्मल रेजोनेंस क्या होगा, कम स्टेबल होगा एरोमेटिक से। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, दोनों एरोमेटिक है, बट ये ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन जो है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, किससे,
इथाइन के एनायन से, और ये बेंजाइल के एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और जो ऑर्डर वो है वही इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फर्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में 4 बना दिए, दिस इज बेंजाइलमाइन, दिस इज पिरिडिन, दिस इज एनिलीन, दिस इज पायरोन। तो पहला और दूसरे में लोकलाइज लोन पेयर है, इन दोनों में डीलोकलाइज है, तो पहला और दूसरा ज्यादा बेसिक होगा। अब पहले और दूसरे में कंपेयर करो, पहले में नाइट्रोजन sp3 है लोकलाइज में, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 पे है तो दोनों का लोकलाइज, लेकिन ये sp2 या sp3 वाला ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। 1 वाला ज्यादा बेसिक होगा 2 से। 3 और 4 में देखो क्या हो जाएगा, यहां पे रेजोनेंस और वहां पे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी वाला इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, तो 4 वाला कम बेसिक, 3rd वाला उससे ज्यादा बेसिक। ये ऑर्डर आ गया, उल्टा कर दो पीकेबी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद डांसिंग रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपेन में एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से साइक्लोप्रोपेन क्या करती है, उसका सिग्मा बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड है ना, इसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, ये इजीली टूट जाता है। जैसे ही टूटेगा ये कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ना, तो ये मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करने लग जाता है ऐसे। समझे कि नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद ये देखो, ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। बस इसमें इतना याद रखो, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, नीचे क्वेश्चन कराए फिर भी करो। तो 3rd वाले में सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस, उससे कम 2 में, सबसे कम 1 में, तो यही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। नीचे वाले में देखो, ये एरोमेटिक, ये डांसिंग रेजोनेंस, ये नॉर्मल रेजोनेंस। एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल, उससे कम डांसिंग रेजोनेंस, सबसे कम नॉर्मल रेजोनेंस। फिर इसके बाद मैंने आपको करा था इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड जाएंगे रेजोनेंस के कारण, बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और डबल से सिंगल होगा रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी। समझे? तो इसमें दे दिया ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो, पहले वाला प्योर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, इन दोनों में रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा देर सिंगल रहेगा ना, और ज्यादा देर सिंगल रहेगा उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा आएगा। तो 3rd वाले में सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा आ रहा है, सेकंड से 3rd सबसे ज्यादा, उससे कम 2 से कम 1, बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। ये देखो यहां तक तो बस मैंने ये चौथा क्या कर दिया, प्योर सिंगल बॉन्ड दे दिया। तो सीओ बॉन्ड लेंथ 4th की सबसे ज्यादा हो गई। इन तीनों में कंपेयर करो, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, ये इसके प्योर डबल बॉन्ड सबसे कम हो गई। दूसरे और तीसरे में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड किसमें ज्यादा, सिंगल बॉन्ड में, ड्यू टू रेजोनेंस। तो जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएगा, तो 3rd वाले का बॉन्ड लेंथ 2nd वाले से ज्यादा हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी का उल्टा। अब 3rd वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो पहला वाला तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, उसमें रेजोनेंस है ही नहीं, सबसे बड़ा हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था, क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां सबसे ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, तो 4th वाला सबसे छोटा, उससे बड़ा 3rd वाला, उससे बड़ा 2 वाला, और 1st वाला सबसे बड़ा क्योंकि प्योर सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी उल्टा। इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन। इथेन क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि सिंगल हो गया ना, और इथाइन का सबसे छोटा होगा, क्यों, ट्रिपल हो गया। अब उससे बड़ा डबल बॉन्ड वाला, और उससे बड़ा बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आता है। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, जब कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, एडजेसेंट जो कार्बन है, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के पास अगर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, उसका सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और इसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बोकेटायन है, इसके बगल में देखो अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा एच, तो यहां पे इसने मदद मांगी इससे इलेक्ट्रॉन की, तो इसने इस गरीब की छुट्टी कर दी, और ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे आ जाएगा एज ए पाई बॉन्ड। ठीक, तो H प्लस इसी विसिनिटी में पड़ा विदाउट बॉन्ड, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, और यहां पे सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड आ रहा है, सो ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या इसको नाथन बेकर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, और ये परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि मॉलिक्यूल में अपने आप हो रहा है। ठीक, वैसे ही फ्री रेडिकल के केस में होता है, पाई बॉन्ड के केस में होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ऐसे प्लेन में होगा ना sp2, ये वैकेंट ऑर्बिटल देखो, ये प्लेन में होगा कार्बन sp2, ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पे कार्बन sp3, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके जो पैरेलल आ रहा है, उसका सिग्मा बॉन्ड यहां पे एज ए पाई बॉन्ड आ रहा है। समझ आया? नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, एटलीस्ट एक अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए एडजेसेंट टू कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एनायन के केस में नहीं होता है,
हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन और अल्काइल एरिन्स में भी होता है, यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी होता है जिनके पास अल्फा H होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है, ये कहां से हटा रहा हूं मैं, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन, मिथाइल कैटायन डजंट शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मिथाइल कैटायन में ये जो सारे हाइड्रोजन आ रहे हैं ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर थोड़ा पैरेलल होगा तभी तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मूव करता है, जैसे पीछे बताया था। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल कैटायन इज परपेंडिकुलर टू कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड नहीं जा पा रहा। ठीक, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी में लिखा है। अब ये देखो कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास कम से कम एक sp3 कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, तभी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट ये मैंने करके दिखा रखा हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, जितने अल्फा H होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लाइक रेजोनेंस, बिकॉज इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा CS3 से ज्यादा CD3 का, CD3 से ज्यादा CT3 का होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका उल्टा होता है, बस पढ़ लो, एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, भाई वो तो देख ही चुके हो, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। अब जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, जैसे जैसे अल्फा H बढ़ रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल के केस में अल्फा H बढ़ रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ठीक, नेक्स्ट वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है, अल्फा H बढ़े स्टेबिलिटी बढ़ी, बोलो कोई डाउट है क्या? आसान क्वेश्चन है, पहला तो एनसीईआरटी का था। नेक्स्ट ये देखो IIT एडवांस वाला, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज होगा, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन के लोन पेयर का रेजोनेंस इक्वल होगा, तो उसमें देखो 6 अल्फा H, यहाँ 3 अल्फा H, तो रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं, तो 6 अल्फा H वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। इन दोनों में ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सेकंड 4 से ज्यादा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट वाले केस में वो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये रेजोनेंस, इसमें ओनली 9 अल्फा H है, तो हमेशा जहां पे एरोमेटिसिटी होगी वो ज्यादा स्टेबल, तो अब इन दोनों में एरोमेटिसिटी ये वाला ज्यादा स्टेबल क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस है, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड और फोर्थ में फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। 9 अल्फा H का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इस रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज करता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बस। नेक्स्ट यानी बेंजाइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन में सबसे पहले देखो एरोमेटिक अगर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रेजोनेंस वाली, फिर बिना रेजोनेंस वाली। जब बिना रेजोनेंस वाली की बात करेंगे तो उसमें अल्फा H काउंट करो, जिसमें अल्फा H ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगी। अल्फा H अगर सेम हो जाए अनसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ये देखो जैसे इसमें 6 अल्फा H, इसमें भी 6 अल्फा H, तो ये अनसिमेट्रिक वाली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें एक साइड से हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें एक दूसरे को कैंसिल करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट अगर दोनों सिमेट्रिक हो जाए तो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, क्योंकि सिस में ना एक साइड मिथाइल ग्रुप है, दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करा है यार, अल्फा H काउंट करके कर दो दोनों क्वेश्चन, जिसमें अल्फा H ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट ये ब्रेड रूल एनसीईआरटी में नहीं, बस ये कहता कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, यानी sp2 नहीं होना चाहिए, वो हमेशा sp3 होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये करके दिखाया है, बस स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखो, जैसे रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बस ये एक क्वेश्चन काम का है, बाकी नीचे वाले कोचिंग के लिए कोचिंग वाले हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो सारे बेंजाइल कैटायन है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा बेंजाइल कैटायन के, यहाँ पे 3 अल्फा H लगे, यहाँ पे 1 अल्फा H लगा, ये प्लस m माइनस i, तो प्लस m स्टेबलाइज करेंगे सबसे ज्यादा, तो प्लस m में NH2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम OH वाला, फिर प्लस H वाले हाइपर कॉन्जुगेशन वाले 3 अल्फा H वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 अल्फा H वाला, और उससे कम जिसमें अल्फा H ही नहीं है, उससे कम माइनस i वाला डिस्टेबलाइज करेगा, उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा माइनस m वाला। ये इस पैटर्न क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, कोचिंग के लिए है। ठीक, नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब हम 1 मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस का हाइड्रोजनेशन करते हैं, हीट जो निकलती है वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। ठीक, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर नॉन कंजुगेटेड एल्कीन दे रखी है तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन,
और अगर उससे ना कर पाओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, तो एल्कीन, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी, यानी जिसमें अल्फा एच ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ये तीनों नॉन कंजुगेटेड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें 2, इसमें 1, तो 3 वाली ज्यादा होगी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर देखो, ये पीछे आपने उसमें किए थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सब में 1-1 पाई बॉन्ड है, तो क्या करोगे, जिसमें अल्फा एच ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो सबसे ज्यादा इसमें सबसे कम स्टेबल हो गया। पहले में सबसे कम अल्फा एच, वो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो ज्यादा अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। और ये तीनों में सेम है, तो अनसिमेट्रिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ट्रांस, उससे कम सीस। तो सीस वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, उससे कम ट्रांस की, उससे कम अनसिमेट्रिक की। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट भी ऐसे ही, ये तीनों एरोमेटिक रेजोनेंस, ये एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम नॉन कंजुगेटेड। एचओएच का ऑर्डर उल्टा। ठीक सेम क्वेश्चन नीचे वाला है जो एआईपीएमटी में आया है। रेजोनेंस एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम नॉन कंजुगेटेड। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, इसकी कम, उसकी सबसे कम। कर लोगे। रेजोनेंस एनर्जी पहले भी करा चुका हूं, थियोरेटिकल एचओएच माइनस प्रैक्टिकल एचओएच होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की दे रखी है, एक बॉन्ड के लिए -28.8, तो 3 बॉन्ड का जब हाइड्रोजनेशन करोगे बेंजीन का, तो -28.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -86.4, ये थियोरेटिकल आई। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है एक्सपेरिमेंटल है, तो थियोरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल, ये रेजोनेंस एनर्जी। कर लोगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ये टेम्पररी इफेक्ट है क्योंकि रीजेंट की प्रेजेंस में होता है। रीजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, जबकि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट्स आर परमानेंट। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव। प्लस ई इफेक्ट किसे कहते हैं? जब अटैकिंग रीजेंट ऐसे कार्बन से जुड़े जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। व्हेन अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। देखो, जिसमें जैसे कार्बन कार्बन पोलर, ये पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये अटैक करेगा H प्लस पे, तो अटैकिंग रीजेंट कहां जुड़ गया? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट इज प्लस ई इफेक्ट। और व्हेन attacking regent is attached to that carbon which is losing electron, it is known as minus I effect। जैसे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, यहाँ पे Cn माइनस, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए ऐसे टूटा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे जुड़ रहा ना साइनाइड, तो अटैकिंग रिजेंट वहां जुड़ रहा है विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई इफेक्ट हो गया। और जब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट। बोलो, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म। ये क्या होता है? एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और इसमें क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप जैसे कीटो और इनोल, उनमें आपस में क्या होता है? इंटरकन्वर्जन होता है, आपस में इक्विलिब्रियम करते हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक H या प्रोटॉन। जैसे यहां से ये H प्लस अगर इसके पास चला गया, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये H प्लस यहां चला जाए, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाए, क्या बन जाएगा? इनोल फॉर्म। ये पाई बॉन्ड यहां चला जाए, H प्लस यहां आ जाए, क्या बन जाएगा? कीटो। तो पाई H प्लस के ऑसिलेशन से क्या हो रहा है? कीटो और इनोल 2 फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू टोटोमेरिज्म। इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेस्मो मींस बॉन्ड, ट्रोपिज्म मींस टर्निंग। तो इस बॉन्ड का टर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? पाई बॉन्ड का। ठीक, नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म टेक्स प्लेस इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, सारे मीडियम में हो सकता है। एसिडिक मीडियम का ये मैकेनिज्म बता रखा है, मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है, चीजें समझने के लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म है। अगर फाइनल आप कुछ याद करना चाहते हैं कि भाई कीटो फॉर्म दे दी जिसमें एक से ज्यादा टाइप के अल्फा H है, तो एसिडिक मीडियम में जब आप इनोल फॉर्म बनाएंगे ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस फॉर्म में बनाना कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ज्यादा स्टेबल किधर आएगा? इधर, क्योंकि 6 अल्फा H आ गए। और बेसिक मीडियम में H प्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर एसिडिक। यहाँ पे H प्लस निकाल सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से निकाला क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। सेम नीचे वाले में कर लोगे। इस पेज पे वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक समझाने के लिए था बस। नेक्स्ट, कंडीशन टू शो टोटोमेरिज्म। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कीटो ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास अगर एक अल्फा H है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाकी ये नाइट्रो ग्रुप, NO ग्रुप, CN ग्रुप, N डबल बॉन्ड N ग्रुप के बगल में भी अल्फा कार्बन पे अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, उसके पास अल्फा H होना चाहिए। बट ये हमारे सिलेबस में
नहीं है, ये ओनली कोचिंग के लिए। सिलेबस में क्या ओनली कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। फिर देखो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में अगर प्योर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आ जाता है तो उससे टोटोमेरिज्म कम होता है या यूं बोलते नहीं होता है। बट अमाइड के केस में अमाइड मिडल फॉर्म बनती है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ वो है पहले वाला, है ना, कीटो इनोल। तो ये मैंने आपको अलग अलग फॉर्म बना के दिखाई। कीटो और इनोल तो है, ये आपको आता है, बाकी का बेशक छोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट फिर हमने क्वेश्चन किए विच विल शो टोटोमेरिज्म और नोट। आप देखो कीटो ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में अल्फा कार्बन जो है उसके पास कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। या ऐसा हो जाए, ये देखो इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो ओनली ये शो कर रहा है पहले 4 में। फिर इसके पास अल्फा एच है 2, इसके पास 2 और 3 5 अल्फा एच है, इसके पास 6 अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, ये नहीं करेगा। ये एसिड तो करेगा ही नहीं, अमाइड कर लेता है, अमाइड का यस कर देना सीधा, क्योंकि इमिडोल बन जाएगा, CONH2 ग्रुप ही करता है। एसीटोफिनोन में 3 अल्फा एच, डाइफिनाइल कीटोन में नहीं है, एक्रोलिन में कोई, बगल में देखो ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2, sp3 कार्बन ही नहीं है बगल में, तो नहीं शो करेगा। क्रोटन एल्डिहाइड में देखो, क्रोटन एल्डिहाइड में क्या है, ये सी डबल बॉन्ड हो, sp2 कार्बन sp2 कार्बन, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है इसका पाई बॉन्ड। तो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है ना कंटिन्यूअस कीटो ग्रुप के साथ, उसके बाद हम उसके लास्ट वाला कार्बन देखते हैं, मतलब रेजोनेंस के बाद वाला, वहां sp3 कार्बन और अल्फा एच डेफिनेटली करेगा। तो ये देखो क्रोटन एल्डिहाइड में ये रेजोनेंस है यहां तक, फिर ये sp3 कार्बन के पास अल्फा एच है, तो शो करेगा, ये इसकी इनोल फॉर्म बन जाएगी। हालांकि इतना डिटेल में नहीं आएगा आपके। ये देखो ये शो करेगा 4 अल्फा एच है, इसके पास नहीं है, इसके पास यहाँ तो नहीं है अल्फा एच, लेकिन ये रेजोनेंस के बाद यहाँ पे अल्फा एच है, तो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि अल्फा एच ना यहाँ है ना यहाँ है रेजोनेंस के बाद, इसमें रेजोनेंस के बाद है तो ये बनेगा फिनोल बन गया। इसमें अल्फा एच नहीं है, इसमें यहाँ पे है यहाँ भी है, तो दोनों जगह अगर पाई बॉन्ड आ जाएगा ये बेंजीन बन गया। इसमें ये तीनों कीटो ग्रुप बढ़िया से इनोल फॉर्म बना लेंगे, ठीक, ये बना लेगा। ये वाला यहाँ पे 2 अल्फा एच है, आराम से शो करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे पाई बॉन्ड बना नहीं सकते, sp2 कार्बन नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ भी नहीं करेगा क्यों, क्योंकि अल्फा एच नहीं, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। और ये नाइट्रो साइनाइड को छोड़ दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म, ये शो करेगा अल्फा एच है, इसके पास यहाँ नहीं है लेकिन ये रेजोनेंस के बाद है इधर से, और इसके पास ये रहे, तीनों शो करेंगे। इसमें ये वाला नहीं करेगा, पीछे आपने पढ़ा, ये वाला करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और ये ब्रिज हेड कार्बन पे तो करेगा नहीं, और यहाँ पे अल्फा एच है नहीं, तो ओनली सेकंड करेगा। नेक्स्ट, कीटो इनोल कंटेंट, जनरली तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल से, क्योंकि कीटो फॉर्म थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और कार्बन 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 ऑक्सीजन पोलर पाई बॉन्ड होता है इसके कारण। बट इनोल फॉर्म भी स्टेबल हो सकती है अगर इनोल फॉर्म के पास क्या है, एरोमेटिसिटी है, या रेजोनेंस है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ज्यादा कीटो ग्रुप है, या अल्फा एच ज्यादा है। तो इसमें देखो ये एरोमेटिक थी इसलिए स्टेबल हो गई। इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। नेक्स्ट, ये वाला, इसमें एक कीटो ग्रुप, इन दोनों में 2-2 कीटो ग्रुप, और 2-2 कीटो ग्रुप आ रहे, तो बीच वाले पे अल्फा एच करके देखो दोनों क्या कर रहे हैं, अरे दोनों क्या बना रहे हैं, ऐसी इनोल फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें है क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस, नहीं है, तो रेजोनेंस प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो दोनों ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे इनोल फॉर्म सेकंड और थर्ड की। अब सेकंड और थर्ड में हमने इसे डिसाइड किया, इसमें कीटो के बगल में थोड़ा सा ये इनोलिक ग्रुप जो आ रहा है ये क्या करेगा, थोड़ा कम कर देगा, समझेगा नहीं समझे, इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकंड से ज्यादा, थर्ड उससे कम, फर्स्ट उससे कम। इसमें देखो ये इनोल फॉर्म, इसमें रेजोनेंस वाली इनोल फॉर्म, इसमें एरोमेटिक इनोल फॉर्म, और ये तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम, थर्ड वाली सबसे ज्यादा, उससे कम, 2 वाली उससे कम, 1 वाली। इन तीनों में देखो इसमें सिंपल बनेगा, इसमें एरोमेटिक बनेगा, ये शो ही नहीं करेगा। 4 का सबसे ज्यादा, 3 का सबसे कम, फोर्थ वाला शो करेगा। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में कैसे सेग्रीगेट करेंगे, फर्स्ट वाले में 4 अल्फा एच है और उसमें सिर्फ 2 अल्फा एच है, ठीक, तो फर्स्ट वाले का ज्यादा हो जाएगा फोर्थ वाले से। फिर एक क्वेश्चन था इनमें कौन मोस्ट सोल्यूबल है NaOH में, ये वाला, क्योंकि इसके पास 3-3 -I ग्रुप है जो एसिडिक H को की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट इसका लिखा, बेसिक मीडियम दिया था तो कीटोसिनोल फॉर्म लिख दी बस, ठीक। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.